प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछले कई दिनों से हम लोग रीतिकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने कालीन साहित्य की चंद सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की। आज हम रीतिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जिनमें प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा, वक्त शैली का प्रयोग तथा ब्रज भाषा का प्रयोग आदि की चर्चा करेंगे। सबसे पहले रीतिकालीन साहित्य में प्रकृति का किस रूप में प्रयोग किया है, इसकी चर्चा करेंगे। रीति काव्य को यद्यपि हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में चित्रित की गई है, किंतु प्रकृति की स्वतंत्र चेतन सत्ता का आभास हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य में नहीं होता है। और इसका कारण है इस युग के कवियों का दरबारी कवि होना। राज दरबार की चकाचौंध में इन कवियों को प्रकृति का सानिध्य उस रूप में प्राप्त नहीं हो सका जैसा इससे पूर्ववर्ती युग भक्ति काल के संत और भक्त कवियों को हुआ। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण किया गया है, आलंबन रूप में नहीं। यूं तो रीति काव्यकारों ने 12 मासा, षड्ऋतु वर्णन आदि को विस्तार दिया है। कुछ ने तो इन पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना भी की है, परंतु सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग निरपेक्ष ऋतु वर्णन की उसमें अत्यधिक विरलता है। यूं खोजने पर उनके चित्र भी मिल जाएंगे, पर उनमें न तो संस्कृत के वर्णनों की सी संश्लिष्टता है और न रीतिमुक्त कवियों के वर्णन की सी सजीवता एवं ताजगी है। प्रकृति की विराट एवं विशाल संपदा की ओर दृष्टि न डालकर इन कवियों ने केवल उसके कामोद्दीपक रूप को ही पहचाना है। नायिका को रिझाने, उसके हाव भावों को प्रस्तुत करने अथवा नक्श की महिमा बखानने के लिए ही प्रकृति के स्वरूप को महत्व दिया गया है। कहीं कहीं प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी चित्रित हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या उस विशाल काव्य में नगण्य सी ही है। यदि ये सिद्धहस्त कलाविद प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने का प्रयत्न करते तो उन्हें अपूर्व सफलता मिलती, लेकिन खेद है कि वे ऐसा नहीं कर सके। रीतिकालीन साहित्य की एक और सामान्य प्रवृत्ति है, वह है आश्रयदाता की प्रशंसा। जैसा कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इस युग के सभी कवि राज दरबार में रह करके काव्य सर्जन करते हैं, यानी किसी न किसी राजा के यहाँ आश्रय प्राप्त करके काव्य सर्जन किया है। इसलिए जाहिर सी बात है कि खाए जिसकी बाजरी, बजाए उसकी हाजरी। तो आश्रयदाता की छाया में काव्य सर्जना करने वाले ये कवि अपने आश्रयदाता की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, उन्हें उतना ही सम्मान और वैभव प्राप्त होता था। इसी कारण उन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने के धर्म का भी निर्वाह किया है। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथ का नामकरण कर दिया है, और कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को सर्वोपरि
महत्व दिया है। अपने आश्रयदाताओं को भी खरी खोटी सुनाने का साहस बहुत कम कवि जुटा पाए हैं। अधिकांश ने तो अपनी कला को सामंती दरबारों में बेचा ही है, उससे धन और यश दोनों प्राप्त किए हैं। जीवन यापन की विवशता ने इन कवियों को अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए विवश किया। अतः उनके इस कवि कर्म को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वह आर्थिक प्रभाव का युग था, और यदि कवियों ने आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए कवि कर्म को दूषित किया भी है तो वे क्षमा के पात्र हैं। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि यदि राजाश्रय की सुविधा न होती तो जितना भव्य एवं विशाल साहित्य इस काल में रचा गया वह संभवतः रचा ही नहीं जाता, और प्रतिभा के धनी कलाकार आर्थिक विवशताओं से ग्रसित होकर अंधकार की न जाने कौन सी अपरिचित परत के नीचे दब जाते। इसे आज कौन कह सकता है। भक्ति युग के कवि तो संत पहले थे और कवि बाद में। भक्ति काल के सभी संतों ने जो काव्य सृजन किया है वो स्वांतः सुखाय किया है। अतः उन्हें सांसारिक सुख भोग की आवश्यकता नहीं थी, और वे संतन को कहाँ सीकरी सो काम कहकर राज्य का निमंत्रण ठुकराने का नैतिक साहस भी रखते थे। लेकिन पतनशील संस्कृति में सांस लेने वाले रीति युग के कवियों के लिए संभव नहीं था। आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण प्रशंसा करने के बाद भी उन कवियों ने शानदार साहित्य की सृजना की, इस बात को कैसे भुलाया जा सकता है। रीतिकाल में जो साहित्य लिखा गया वो अधिकतर मुक्तक शैली में है, क्योंकि प्रबंध लिखने का न तो वह सही समय था और न ही उन कवियों में वो साहस और धैर्य। यद्यपि प्रबंध काव्यों की रचना भी हुई है रीतिकाल में, लेकिन अधिकतर साहित्य सृजन जो है वो मुक्तक शैली में हुआ है। भक्ति युग में ही दरबार में मुक्तक शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो चुका था। अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले कवित्व, सवैये, दोहे आदि की रचना कर चुके थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा है। राजदरबार की मुक्तक परंपरा को रीति युगीन राजाश्रित कवियों ने भी अपना लिया और मुख्यतः धनाक्षरी, कवित, सवैया एवं दोहा छंदों में रचना की। कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति इन छंदों के माध्यम से बड़ी प्रभावोत्पादक बन पड़ी है। घनानंद, पद्माकर, देव आदि के छंदों में कला अपनी प्रौढ़ता को पहुंची है और उनमें रसमयी अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। इन छंदों के प्रयोग में भाषा का सौंदर्य, माधुर्य और सहज स्वर संकृत हुआ है। दोहा छंद अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण स्वर जंकृति की दृष्टि से चाहे कम सफल रहा हो, फिर भी संक्षिप्तता और शब्द लाघव ने गागर में सागर भरने का काम किया है। मुक्तक शैली का अपूर्व विकास इस युग में हुआ। जहाँ तक इस युग के काव्य की भाषा का प्रश्न है, सर्वाधिक लेखन ब्रजभाषा में हुआ है।
यद्यपि छुटपुट रचनाएं अवधि में भी है, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। इसका कारण यह है कि भक्ति काल से ही काव्य की मुख्य भाषा ब्रज रही है। अवधि का प्रयोग भी होता रहा, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को जो सौष्ठव दिया, उसके कारण अवधि की अपेक्षा ब्रज भाषा को ही अधिक व्यापक रूप में अपनाया गया। रीतिकाल का 90% से भी अधिक काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। इसका कारण है ब्रज भाषा की मिठास, यानी उसकी मधुरता। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमल कांत पदावली की आवश्यकता होती है। इस भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया, जैसे श्रावण को सावन, भाद्र को भादों, चंद्र को चंद, श्रृंगार को सिंगार और कृष्ण को कान्ह लिखा गया। इसी प्रकार संस्कृत के बहुत से तत्सम तद्भव के रूप में प्रयुक्त होकर ब्रज भाषा में एक विशेष लोच ले आए। ब्रज भाषा को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की समस्त भाव और शब्द संपदा उत्तराधिकार में मिली। विकासशील और व्यापक काव्य भाषा होने के कारण इसने अन्य भाषाओं और बोलियों, खास तौर से राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी आदि के अनेक कोमल तथा व्यापक शब्दों को अपनाकर भाषा की अभिव्यंजना सामर्थ्य को बढ़ाया है। अपनी उदार वृत्ति के कारण ब्रज ने अरबी, फारसी जैसी विदेशी भाषाओं से भी शब्द चयन किया है। ब्रज भाषा का परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ रूप हमें रीतिकाल में देखने को मिलता है। शब्द का समुचित प्रयोग, नाद सौंदर्य और अर्थ चमत्कार रीति काव्य की सामान्य विशेषता रही है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में कहा जा सकता है, इनके काव्य को देखने से पता चलता है कि ये शब्द सिद्ध कवि हैं। इसके एक एक शब्द में मणिमाणिक्य के समान चमक और आभा है। प्यारे बच्चों, आज हमने रीतिकाल की जो सामान्य विशेषताएं हैं, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा, मुक्तक शैली का प्रयोग तथा ब्रज भाषा का साहित्य में सर्वाधिक प्रयोग, इन पर चर्चा की। कल हम लोग रीतिकाल पर और चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर सुनते होंगे, देखते होंगे और इससे लाभान्वित भी होते होंगे। हमारा परिश्रम तभी सार्थक होगा जब आप रुचि लेकर के जो भी वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज़ मिले, उसको आप सीरियसली पढ़ें, सुनें, समझें और जो भी आपके मन में कोई प्रश्न हो वो हमसे वापस व्हाट्सएप पर पूछें। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।